अभी हम मॉडल गांव के हमारे साथ जेपी गंगवा से जुड़े हुए हैं जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं। और अभी थोड़ा हम चर्चा मॉडल गांव पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जेपी गंगवा सर से निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मॉडल गांव के बारे में कुछ या एफपीओ के बारे में कुछ जानकारी दें, जो स्कीम वगैरह आई हो गवर्नमेंट की, कुछ आप लोगों के एफपीओ कैसे आगे रन करें। आप सभी लोग अपनी माइक म्यूट कर लीजिए। आप सभी लोग प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। जितने भी हमारे साथ सभी साथी आए हुए हैं इस मॉडल गांव के प्लेटफॉर्म पे, सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। अब हम मॉडल गांव के बारे में इस पीपीटी के हेल्प से आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। मॉडल गांव किसानों की आय को दोगुना कर सकता है और गांव को आत्मनिर्भर बना सकता है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि कोरोना के समय में लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ आए। ऐसा क्यों हुआ? लोगों को रोजगार के साधन कम थे, इसलिए हमारे यहाँ पे आए। तो हमारा मानना है कि अगर बदलते हैं हम लोग अपनी, तो गांव पृष्ठभूमि कहाँ से आई, तो एक बार हम जान लेते हैं। हमारे डॉक्टर हीरालाल सर बांदा में डीएम थे, वहां पे उन्होंने 20 से 22 नवाचारों का प्रयोग किया था, जिसका ये योग है, परिणामों का योग है। बांदा जिले में एक आजमाया प्रमाणित मॉडल है, यह एक बॉटम अप अप्रोच है। उन्होंने वहां पे कुछ वाटर लेवल पे काम किया था, लोगों के साथ बैठकर 40 डिग्री टेम्परेचर पे उन्होंने कुछ वहां पे काम किया, जिससे कि वहां पे 1.37 मीटर वाटर लेवल बढ़ा। तथा उन्होंने क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर भी वहां पे काम किया, वहां पे क्रॉप प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ी। उन्होंने बिना लागत या कम लागत वाला वहां पे काम किया, जैसे कि पीपल की छाया में बैठ जाते थे, गुड़ देसी गुड़ खाते थे, ऐसे ही सबके साथ वहां पे बैठ के काम किया। उपलब्ध संसाधन जो भी थे उनके पास में, उन्हीं संसाधनों का यूज किया। कोई एक्स्ट्रा उनके पास बहुत पैसा अलग से नहीं लगाया, जो भी उनके पास कन्वर्जेंस थे उन्हीं को यूज किया। हमारा विजन है कि गांव का चौमुखी विकास कर सके। मिशन इसका ये रहेगा कि विलेज मैनिफेस्टो से विकास का हम लोग एजेंडा स्थापित करेंगे और हम लोग एक चेंज मेकर बनाएंगे, जिससे गांव का सर्वांगीण विकास कर सके। ये चाहते हैं कि एक चेंज मेकर की हेल्प से हम लोग गांव में कुछ चीजें लाएं, कुछ आइडियाज चेंज मेकर लाए, बाहर से सीख के आए टेक्निक्स, और गांव में अप्लाई करें। हम लोग 3 स्टेप में इस कार्य को कर रहे हैं। पहला स्टेप है हमारा विलेज मैनिफेस्टो बनाना, सेकेंड स्टेप है चेंज मेकर बनाना, थर्ड स्टेप है एफपीओ एफपीसी बनाना। विलेज मैनिफेस्टो क्या हम लोग जान लेते हैं। हर गांव में हर गांव वाले को विलेज मैनिफेस्टो से जोड़ना। विलेज मैनिफेस्टो में हमारे 25 मुद्दे लिखे हुए होंगे, जो कि एक बात ये बताएंगे कि क्या मुद्दे हैं। असल में हम लोग अक्सर बात करते हैं कि गांव में नाली खड़ंजा, या 4-5 मुद्दे की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में एक आइडियल गांव, आइडियल विलेज बनने के लिए यही मुद्दे काफी नहीं है। जो हमारे विलेज मैनिफेस्टो में 25 मुद्दे दिखाए गए, अगर हम उन सभी पे कार्य करते हैं तो निश्चित ही अपने गांव को मॉडल गांव बना सकेंगे। चेंज मेकर एक ऐसा पर्सन होगा जो बाहर से जानकारी को लाएगा, सीख कर आएगा, गांव में अप्लाई करेगा, या कुछ गांव में वो करना चाहता है गांव के लिए। एफपीओ एफपीसी, एफपीओ एक्चुअली जिसपे आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से एफपीओ के बारे में। इसमें ग्रुप में, समूह में खेती करना, जिसके बारे में भी नेक्स्ट स्टेप में हमारे सर लोग चर्चा करेंगे एफपीओ के बारे में। विलेज मैनिफेस्टो क्या है? ये विकास की पूरी जानकारी देता है, विकास के हमारे जो 25 एजेंडा है उनको स्थापित करता है, लोगों में भूख पैदा करता है कि हाँ एक्चुअल में उनको विकास पता ही नहीं कि विकास, तो उसकी एक मांग पैदा करता है। हमारे इसके फायदे क्या होंगे विलेज मैनिफेस्टो से? हम सब प्रकार से मजबूत बनेंगे, अपना रोजगार होगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा लोगों को। हम लोगों ने देखा कि लोग बाहर चले जाते हैं, गांव में उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। इससे क्या होगा कि गांव में उनका नाम रोशन होगा, खुशहाल होंगे, लोग धनी होंगे। खेती सबसे बड़ा उद्योग है और किसान सबसे बड़ा उद्यमी है। हमारे ये देखो अभी स्लाइड पे दिखा रहे हैं कि जो मुद्दे हैं हमारे मॉडल गांव के, या जो एक आइडियल विलेज बनेगा, वहां पे यही मुद्दे होते हैं कि एक्चुअली सफाई की प्रॉब्लम होती है। हम लोग फॉरेन कंट्री से एग्जांपल लेना चाहिए, देखते हैं कि वहां पे कितने प्रॉपर तरीके से डस्टबिन वगैरह रखे होते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं हम लोग हैं, ताकि गांव में गंदगी कम रहे, लोगों को बीमारियां कम फैले। पढ़ाई पे बात करते हैं। पढ़ाई लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो विलेज स्तर पे प्राथमिक विद्यालय हैं या अन्य स्कूल हैं, वहाँ पे पढ़ाई का लेवल क्या है, वहाँ पे टीचर क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा। दवाई, हमें दवाई की जरूरत ही ना पड़े, हम इस पे काम करना चाहेंगे। अगर साइंटिस्ट हो जाए इंजीनियरिंग में
और मॉर्निंग में जल्दी उठें और खेती से रिलेटेड जो भी है अपने काम करें, योगा करें, वही योगा हो जाएगा कमाई। बिजली, गांव में बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, पानी पानी पेयजल बढ़िया है कि नहीं, उसमें कुछ फ्लोराइड वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंचाई की पर्याप्त साधन है कि नहीं है, वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन किया जा रहा है कि नहीं, रोजगार के हमारे वहाँ पे क्या संसाधन अवेलेबल हैं, कैसे हम लोग गांव में रोजगार बढ़ाएं। आप लोग एफपीओ चला रहे हैं, आप लोगों की हेल्प से काफी रोजगार लोगों को मिल भी रहा होगा वहां पर जहां पर आप लोग हैं। विपणन, विपणन, ये समस्या आप लोग ही दूर करते हैं गांव वालों की, कि लोगों को सही तरीके से मार्केट दे देना, उनको आप लोग उनका अनाज वगैरह खरीद लेते हैं, उनको काफी इससे हेल्प हो जाती है। संवाद तंत्र कैसे, जैविक उत्पाद कैसे हम लोग तैयार करें, गांव को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, गांव में ऐसा क्या करें कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, उनको खुद का हम लोग रोजगार दे सकें, कुछ ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, या वो लोग कुछ ऐसी खेती करें, ऐसी बाहर से चीजें सीख कर आए अपने गांव में लागू करें, जिससे हमारा गांव आत्मनिर्भर बन सके, विवाद रहित गांव। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि गांव में विवाद होते रहते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मेड़ पे खेत की हो गई, या गांव में नाली बन रही, खड़ंजा बन रहा, छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं, इसमें उलझा रहता है इंसान। अब इसमें कितना पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। गांव का नियम लेखा रख रखाव, हर एक गांव का एक नियम होना चाहिए, लेखा रख रखाव होना चाहिए, गांव का सीवी बायोडाटा प्रोफाइल होना चाहिए, मतलब गांव की एक्चुअल में डिटेल क्या है, अभी पढ़े लिखे इंसान कितने हैं, बाहर कितने गांव से रह रहे हैं, गांव में हम लोग क्या, मतलब अभी कितने आय के साधन हैं, पूरी कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, कितने तालाब हैं, यही मतलब ये गांव का बायोडाटा हो गया, प्रोफाइल हो गया, कि अभी एक्चुअल में हमारा गांव यहाँ पे है, अगर हम लोग इस पंचवर्षीय में कुछ काम करना चाह रहे हैं तो गांव को कहाँ अपने देखने के लिए 5 साल बाद। सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग, गांव में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कराएं, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, चीजों को समझाएं। किसान उत्पादन केंद्र एफपीओ, लोगों को प्रॉपर एफपीओ की जानकारी दें कि अगला भविष्य उनका एफपीओ ही है आने वाले 5 साल बाद, क्योंकि लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, किसानों को परेशानी ना हो। प्रवासी ग्रामवासी एनआरबी संपर्क सहायता, जो हमारे जिला से बाहर लोग रह रहे हैं उनसे हम लोग एक बार संपर्क बनाने की कोशिश करें, जो अमेरिका में रह रहा हो, मान लिया दूसरे स्टेट में रह रहा हो, किस प्रकार से हमारे गांव वाले लोगों की मदद कर सकता है, उनसे हम लोग संपर्क बनाएं। कुपोषण रहित गांव, हम लोग कुपोषण से कैसे बचें, कुपोषण रहित बन सके, वृक्षारोपण पे ध्यान देना होगा, खेल कूद कला संस्कृति का विकास करना, हमारे यहाँ से बिल्कुल खेल कूद कला संस्कृति बिल्कुल निकल गई है, हमें कैसे इसको वापस लाना है, कैसे एक गांव का माहौल बनाना है। महिला विकास, वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देना होगा, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, कितना कार्य करती है महिलाओं के लिए, ऐसे ही हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि महिला विकास के लिए हम लोग क्या कार्य कर सकें, सही प्रतिभा चयन करना और उनका विकास करना। मान लिया कि कोई खेल कूद में अच्छा है, उसको आगे कैसे ले जाएं, उसको कैसे जानकारी दें प्रॉपर, तो एक अच्छा आगे नाम रोशन कर सकेगा गाँव का। या पढ़ने में अच्छा है, अब पता नहीं हमारे बीच में कौन भीमराव अंबेडकर हो, ये भी हम नहीं जानते हैं, तो आपको ये ध्यान दो कि कोई अगर अच्छा है तो उसको आगे प्रॉपर आप पढ़ाइए, मदद कीजिए उसकी। ग्राम समस्या और समाधान, आप लोग गांव में हैं, गांव के देखेंगे कि कौन बड़े लोग हैं, किनकी कौन बात मानता है, ताकि हमारे गांव की समस्याओं का समाधान हो सके प्रॉपर। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को गांव में लागू करना, गवर्नमेंट जो भी स्कीम आती है हमारे गांव वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, अगर हमारे वो लोग गांव के लोग सारे अवेयर हो जाएं कि क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, कैसे हमको इनको लागू करना है, लोगों को जानकारी प्रॉपर हो, तो उससे उनको निश्चित ही फायदा मिलेगा। गांव का स्थापना दिवस, साल में एक दिन गांव का स्थापना दिवस हम लोग डिसाइड कर लें आपस में बैठ के गांव वाले, कि किस दिन हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे, जैसे होली दीपावली पे सब लोग एक साथ में इकट्ठा होते हैं, खुशहाली का माहौल होता है, इसी प्रकार हम लोग एक दिन गांव में एक स्थापना दिवस मनाएं, सभी लोग मिलेंगे, बाहर से आएंगे, कितना अच्छा उत्सव का माहौल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप ये हमारा विलेज मैनिफेस्टो है, इसमें क्या होगा कि ये जो आपका फोटो लग के आएगा, गांव का घोषणा पत्र होगा, मान लिया कि आप ये बताना चाह रहे लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हमारे गांव में ये विकास करते हैं, तो ये हमारा मॉडल गांव की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं, www.modelgaon.org, विलेज मैनिफेस्टो के ऑप्शन पे जाके, तो इससे लोगों में जागरूकता फैलेगी, आपका फोटो आपका नाम लिख कर आएगा। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, चेंज मेकर, ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। चेंज मेकर एक कौन सा इंसान होगा, बदलाव का वाहक होगा, गांव में क्या करेगा, वो बदलाव लाएगा, चेंजेस लाएगा, बाहर से चीजों को सीख कर आएगा, गांव वाले लोगों को बताएगा, हम लोग उनको खेती के बारे में हो गया या अलग टेक्नोलॉजी पे हम लोग उनको गाइड करेंगे, चीजें बताएंगे, और वो अपने आप से सीखे, गाँव में भ्रमण कर व्यवहारिक ज्ञान लेंगे,
और चेंज मेकर क्या होगा, दूर दूर जगह पे जाएगा, सीखेगा, गांव में चीजों को अप्लाई करेगा, ज्ञान शक्ति से हम विकास करेंगे, गांव कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा है फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, पीओएफपीसी, किसान उत्पादक कंपनी। खेती ना करें, खेती व्यापार करें। हम लोग यही सिखा रहे हैं कि जितने भी फार्मर से हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग खेती ना करिए, खेती व्यापार करिए, क्योंकि खेती एक घाटे का सौदा माना जा रहा है इसमें, क्योंकि उसमें इनको लॉस आ रहा है। तो गांव वाले मिलकर एक पीसी बनाएं और उनको चलवाएं। गांव का नुकसान जो हो रहा है उसको फायदे में हम लोग कैसे बदले, उनको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक कंपनी का एक मालिक बनकर लाभ लें, वो खुद के भी मालिक होंगे तो आपको पता होगा। मॉडल गांव के ये हमारे स्तंभ हैं, इनकी हेल्प से हम लोग गांव के सभी लोगों से जुड़ रहे हैं, किसान से जुड़ रहे हैं, पीओपीसी आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधान से सीधा संवाद कर रहे हैं, प्रधानों की मीटिंग कर रहे हैं, प्रधान लोग हमारे ऑफिस आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो उनको काफी कुछ गाइड किया जा रहा है, कैसे वो लोग काम कर सकते हैं, गाँव में डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, नारियल की हम लोग संवाद कर रहे हैं, बीडीसीएससी से हम लोग कम्युनिकेशन बराबर कर रहे हैं कि कैसे वो लोग गवर्नमेंट की स्कीम को गांव तक ले जाएं, लोगों में इंटरनेट के बारे में जानकारी दें, या गवर्नमेंट स्कीम की हो गई। ये युवा हम लोग एनवाईके की यूथ से बात कर रहे हैं, पीआरडी की यूथ से बात कर रहे हैं, वहां पर हैं। मॉडल गांव से कैसे जुड़े, इससे जुड़ना बहुत ही आसान है। हम लोग www.modelgaon.org की साइट पे जाएंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे, गांव का घोषणा पत्र वहां से डाउनलोड कर लेंगे। मॉडल गांव की ये हमारी मेल आईडी है, इससे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया से कैसे जुड़े, ये हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप किसी भी टाइम पे सहायता ले सकते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, आपको जानकारी प्रॉपर देंगे। विलेज मैनिफेस्टो चेंज मेकर एफपीओ पीसी बनाकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। मॉडल गांव बनाना हम लोग कैसे शुरू करें, गांव में मोबाइल रखें, हम लोग दिखाएं, मैनिफेस्टो पे क्लिक करें, अपना मैनिफेस्टो बनाएं, नाम, मोबाइल नंबर, पता, ही आपसे चीजें मांगेगा, उस पर आप सबमिट करिए, आपको एक मैनिफेस्टो बन के आ जाएगा। मॉडल गांव बनाना शुरू कैसे करें, हम लोग जो 25 मुद्दे दिए हुए हैं उस पर एक प्रभारी नियुक्त करके वहाँ लोगों को अवेयर करें, बताएं। या मान लिया किसी को पढ़ी डिटेल में नॉलेज काम करना चाह रहे हैं तो एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दें। कोई मेडिकल फील्ड से आया है, उसके क्या नुकसान है, ऐसा खाएंगे तो आप कुछ ऐसा एक्टिविटीज करेंगे उससे इसको हमारे मॉडल गांव बहुत सारा प्रोत्साहन मिला है, भारत गौरव पुरस्कार मिला है, आप लोग देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है, लंदन की जो बुक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट मॉडल गांव को। मॉडल गांव सर्टिफिकेट इसको मिला है गांधी पीस फाउंडेशन से, काफी सराहा जा रहा है इसको। नीति आयोग ने भी इसकी काफी तारीफ की है, देख लीजिए यहाँ पे नीति आयोग के चेयरमैन सर राजीव कुमार सर ने काफी कुछ लिखा है इसके बारे में। मीडिया कवरेज में काफी दिखाया जा रहा है, हर जगह अच्छा चल रहा है, सब कुछ। अच्छे काम करने के लिए हमें पद, पैसा, पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छे लगन की जरूरत होती है। तो के लिए ये मत सोचिए कि हमारे पास पद नहीं, हम कैसे करें, आप कार्य करना चालू करेंगे। इसके एग्जाम्पल हम अन्ना हजारे सर को ले सकते हैं, ना उनके पास पद था, ना पैसा था, ना पावर था, फिर भी उन्होंने देखो कितना कुछ किया अपने गांव को, रालेगांव सिद्धि को एक अच्छा मॉडल गांव के रूप में प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने। आप वहां से कुछ सीखें। हमारे इसके जो ऑनरेरी मेंटर हैं डॉक्टर हीरालाल सर हैं, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं नाबार्ड के जो चीफ जनरल मैनेजर रह चुके मुनीर सर हैं, जो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं मीटिंग में। और सौरभ लाल सर हमारी संस्था के सीईओ हैं। हमारी एक छोटी सी टीम है, उसमें हम लोग 4 लोग कार्य करते हैं। आईसीआई फाउंडेशन द्वारा इसको सपोर्ट मिल रहा है, और हमारे ये सब मीडिया पार्टनर, टेक्निकल पार्टनर ये सब हैं। हम लोग www.modelgaon की साइट पे आप जाके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रामीण विरासत है, उसको कैसे संचित रखें, कैसे गांव का विकास उसका शहरीकरण करके नहीं, उसको समृद्ध बनाकर करना है, क्योंकि हमें एक मॉडल सिटी नहीं बनाना है, मॉडल गांव बनाना है। गांव की कला, संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी सच्ची धरोहर है, जिसको हमें संरक्षित रखना चाहिए। कृषि पर्यटन, हम लोगों ने अभी एग्री टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, वहां से लोग जाएं, चीजों से को सीख कर आए। और आप लोगों की हेल्प से हम लोग आप किसानों से भी संवाद कर रहे हैं, गांव के युवाओं से बात कर रहे हैं कि आप लोगों से भी उन लोगों को सीखने को मिले। यहाँ पे आबाद से रहे वहां से आप सीख पालन हो गया या बकरी पालन कहीं हो रहा है। मॉडल गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने के लिए सतत प्रयासरत है। मॉडल गांव की ओर चलो, सोच बदलो, गांव बदलो। हमारा मेन पोटेंशियल है कि आप लोग अपनी सोच बदलिए, गांव का निश्चित ही बदल जाएगा। तो इसी के साथ हम माननीय प्रेसिडेंट
सीजीएम सर जो हमारे मुनीष सर जुड़े हुए हैं साथ में, उनसे निवेदन करता हूँ कि कुछ एफपीओ के बारे में जिक्र कर लें, आप लोगों को कुछ बताएं एफपीओ के बारे में। ओके, थैंक यू प्रियंक। स्लाइड्स हटा दो और या तो जेपी सर जुड़ गए हैं, जुड़ गए। तो सभी लोगों को नमस्कार। अ, अभी हमारे मित्र प्रियेंद्र जी आप लोगों को मॉडल गांव के बारे में बता रहे थे। मैं समझता हूं कि मॉडल गांव के बारे में अभी तक आप लोगों को सभी लोग परिचित हो गए हैं मॉडल गांव से। और मॉडल गांव की जरूरत क्यों है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है, इस सब के बारे में अभी प्रियन जी ने बहुत डिटेल में बताया। तो उसका हमारा उद्देश्य यही है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको भी उसी तरह की क्वालिटी लाइफ जीने का हक है जैसा कि क्वालिटी लाइफ शहर में लोग जीते हैं। शहर में जो सुविधाएं जीवन को अच्छा बनाने के लिए उपलब्ध है वो गांव में भी होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों की सोच है। आप लोगों की भी वैसी है कि गांव में भी सभी लोग जो भी गांव में रहते हैं उनको उतना ही हक है अच्छे जीवन जीने का जितना कि शहर वालों को है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि हम अपने गांव को बदलना शुरू करें। बदलाव के लिए सबसे पहली आवश्यकता जो है वो अपना सॉफ्टवेयर, अपना मानसिक बदलाव से ही बदलाव की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले सोच में बदलाव लाने की जरूरत है और गांव में लोगों को ये बताने की, सिखाने की, एजुकेट करने की, ट्रेन करने की जरूरत है कि गांव को अगर बदलना है, गांव को अगर विकसित करना है तो इस उम्मीद में ना रहें कि कोई आदमी, कोई नो मसीहा दिल्ली से आएगा या लखनऊ से आएगा और गांव को बदलेगा। ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा अगर होना होता तो 75 साल में गांव बदल गए होते। सरकारी योजनाएं हैं जो लागू की जाती हैं, वो लागू की जा रही हैं और इनके लागू करने से गांव में जितने बदलाव होंगे, जितना उनकी लाइफ में डेवलपमेंट होगा, चेंज होगा, उसकी एक गति है, उस गति से होता रहेगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगने वाला है। तो अगर हमको इसको तीव्र गति से करना है, हमको लोगों को विकास के रास्ते पे जल्दी लाना है, तो हमको ये पहल खुद करनी पड़ेगी, गांव के लोगों को, सबको मिलकर। ये हमारी सोच है, ये हमारी मान्यता है कि जब तक गांव का आदमी खुद ये नहीं सोचेगा कि मुझे विकसित होना है, मुझे अपने गांव को विकसित करना है, तब तक गांव का विकास होगा नहीं। हाँ, सड़क बन गई होगी, स्ट्रीट लाइट आ गई होगी, कोई खड़ंजा नाली बन गई होगी, स्कूल भी चल रहा होगा, लेकिन जैसा हमारे प्रियन जी बता रहे थे कि अगर गांव को वाकई में ये कहना है कि ये गांव विकसित है, तो खाली ये 3-4 चीजों के विकास से गांव विकसित नहीं होता। उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है और उसके वही जो सारे एक्शन पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में काम करने की जरूरत पड़ेगी, वही एक्शन पॉइंट्स ये विलेज मैनिफेस्टो में बता रहे थे कि ये 25 मुद्दे हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है और इन पर काम तभी हो पाएगा जब गांव में लोगों की आम सहमति हो कि हाँ, हमको अपने गांव को विकसित करना है। और आम सहमति बनाने के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। तो इसको आप खुद में एक चैलेंज की तरह लें और अपने गांव को जहां भी आप काम कर रहे हैं, अपनी जो एफपीओ बना चला रहे हैं उसको चलाइए। एफपीओ भी तो गांव में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा साधन बन रहा है। और आप लोग एफपीओ चला रहे हैं तो केवल अपने लिए नहीं चला रहे हैं, आप पाएंगे कि गांव, ये पूरे गांव का की धरोहर है, जो मेंबर है उसकी भी और जो मेंबर नहीं है उसकी भी। क्योंकि अगर एफपीओ अच्छा चलेगा और एफपीओ प्रॉफिट कमाएगा तो निश्चित रूप से वो जो प्रॉफिट है वो गांव के लोगों में ही बटेगा, जो मेंबर्स हैं उन्हीं में बटेगा। तो ये वेल्थ क्रिएशन गांव में हो रहा है। तो जब ये वेल्थ क्रिएशन होगा तो निश्चित रूप से सभी का जीवन अच्छा होगा। उसमें केवल वही लोग नहीं, जो मेंबर हैं वही लोग लाभान्वित नहीं होंगे, सभी लोग होंगे। तो इस तरह से पहला जो हमारा स्टेप है, पीएन जी ने बहुत अच्छा उसके बारे में बता दिया कि सभी लोगों को, जो भी लोग गांव में रहते हैं, उन सभी को ये सारे मुद्दे अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आत्मसात करने पड़ेंगे, इन सब पे काम करना पड़ेगा, एक आम सहमति बनानी पड़ेगी
जिससे कि गांव के लोगों को समझ में आए कि जब हम विकास की बात करते हैं तो उसको कैसे परिभाषित किया जाए और हमारे गांव में और क्या-क्या होने की आवश्यकता है, कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पे काम नहीं हुआ है। वो इन सब 25 मुद्दों में सब सिमट जाता है। तो एक तो ये है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए, इसको करें। और दूसरा फिर उन्होंने बताया कि अ, हर गाँव में हाँ, हम लोग चेंज मेकर्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, चिन्हित करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको उनको एक्सपोज़र देंगे जहाँ अच्छा काम हो रहा है, जिससे कि वो आएँ और गाँव के लोगों के साथ अपना ज्ञान बाँटें, अपना नॉलेज शेयर करें और गाँव की तरक्की में अपनी सहभागिता निभाएँ। और तीसरा जो पार्ट है वो एफपीओ का है। आप सब लोग जिसको चला रहे हैं, सभी लोग एफपीओज़ और एफपीसीज़ चला रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में आज हमारे साथ इस क्षेत्र के विशेषज्ञ श्री जेपी गंगवार जी जुड़े हुए हैं, जो कृषि स्वयं में ही कृषि अधिकारी हैं और इस विषय पर वो आप लोगों के साथ अपने विचार भी शेयर करेंगे और जो नई अगर कोई योजना है, कोई नया कुछ हुआ है जो सरकार ने किया हो, उसके बारे में जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, तो वो हमें बताएँगे। और आपके सवालों का जवाब देंगे, चाहे वो एफपीओ से संबंधित हो और चाहे वो कृषि के दूसरे किसी क्षेत्र से संबंधित हो। खेती-बाड़ी करने से भी संबंधित होगा क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, तो वो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और अब मैं जेपी गंगवार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टेक ओवर करें और आगे की बातचीत जेपी गंगवार साहब करेंगे आप लोगों के साथ। तो बस यहाँ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और आप जेपी गंगवार जी आगे बात। थैंक यू सर। जेपी सर बात धन्यवाद। करिए। धन्यवाद मुनीश सर। आपने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से और बहुत संक्षिप्त उसमें गांव का विकास कैसे किया जाए, गांव में चीजें कैसे बेहतर हों और गांव का विकास गांव को ही करना है, कोई बाहर से करने नहीं आएगा, इन सब चीजों पे प्रकाश डाला। मैं तो थोड़ा बहुत अभी बोल दे रहा हूँ, लेकिन आज हमारे साथ दयाशंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। उनका एक इरादा नाम से संस्था है और जो पहले पिछला लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट वाला प्रथम जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ग्रामीण में, ग्रामीण और शहर को जोड़ने में। जो किसान थे उनके उत्पादों को ले जाके शहरों में पहुंचाया था और एक वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल का एक चेन डेवलप कर दिया था, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनकी संस्था का अपने संबोधन में नाम लिया था, अप्रिशिएट किया था। आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम क्वेश्चन आवर बाद में ले लेंगे एफपीओ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन पहले वो थोड़ा एफपीओ के बारे में उनसे उनके विचार सुन लिए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं ये चाहूंगा दयाशंकर जी अगर जो सुन रहे हो तो वो कृपया थोड़ा एफपीओ के बारे में, जो उनके अनुभव हैं, जो उन्होंने सफर तय किया है, उन सब चीजों के बारे में, जो उन्होंने अपनी संस्था से एफपीओ बनवाए हैं, उनका थोड़ा एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें, जिससे और लोग भी प्रेरित हों और एक आगे बढ़ने का जो कहीं ना कहीं जो बाधाएं कुछ आती हैं उनका समाधान उन्हें मिल सके और वो आगे बढ़कर जो गांव को आत्मनिर्भर बनाने में आर्थिक पहलू है एफपीओ के माध्यम से, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि कृषि को कृषि व्यापार में बदलना है। अगर जो कृषि को केवल कृषि के रूप में रखते हैं तो वही उत्पादन करना है और फिर उस उत्पादन का क्या रेट मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। तो और अगर जो कृषि व्यापार में कृषि को बदल लेंगे तो फिर उसका जो मूल्य है वो आपके अनुसार मिलेगा, ना कि कोई फिर खरीदार तय नहीं करेगा, फिर आप तय करेंगे। तो इन सब चीजों पे प्रकाश डालने के लिए मैं दयाशंकर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और अपनी बात को रखें। धन्यवाद गंगवार साहब, सभी को नमस्कार। आपने तो कुछ ज्यादा ही बता दिया। तो मैंने इस काम को बेसिकली मैं एग्रीकल्चर से कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ पिछले 28-30 सालों से और मैंने 1996 में इरादा को बनाया था और बचपन से एक वो था कि खेती बाड़ी पढ़ रहा हूँ तो कैसे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाया जाए और इसी को लेकर के और
मुनीश सर भी तब हमारी समझ से थे सेवा में। तो हम लोगों ने जो है 2010 में 900 गांव का सर्वे किया, सॉरी 3 गांव का, और 900 किसानों को जोड़ करके और 25 होटल का सर्वे करके 65 होटल का सर्वे करके एक कार्यक्रम शुरू किया। और धीरे धीरे करके हम लोग किसानों के यहाँ से उठाते थे, उनका कलेक्शन करके सफाई करके और सीधे लोगों तक पहुंचाना शुरू किए। ये 2009 में हम लोगों ने शुरू किया था नाबार्ड के सहयोग से। धीरे धीरे करके ये सफर चलता रहा। 460 गांव में हमने फार्मर्स क्लब बनाए और सज्जीज बनाई, और फोकस हमारा शुरू से ही मार्केट पे था कि कैसे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाया जाए। जैसा आपने जो चर्चा की, तो उस समय मैं देखता था कि मंडी से बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो मैंने एक सर्वे शुरू किया, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन में उमा शंकर शुक्ला जी हैं, तो उन्होंने भी सहयोग किया और हमने फिर मंडियों का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद एक अपनी रिपोर्ट बनाई कि 4 करोड़ 17 लाख दलाल हैं जो पूरा देश चला रहे हैं। देखिए, खेती में 2 चीजें हैं। अगर आपको लाभ कमाना है तो सबसे पहली चीज है, या तो आप लागत घटा दीजिए और या तो अपना उत्पादन बढ़ा लीजिए। आप अगर खेती से जुड़े हैं तो पिछले 2006 के बाद उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, लगभग रुका हुआ है। और लोग चाहते हैं कि ओवरनाइट चेंजिंग आ जाए, रात भर में परिवर्तन आ जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप जो चीज कर रहे हैं उसमें कुछ चीजें और जोड़ सकते हैं। आज अभी भी देखिए, आप तो गंगवार साहब तो ज्यादा जानकारी होगी, 22-24% से ज्यादा हम बीज का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात एफपीओ की, मेरी आवाज जा रही है? हेलो? जी सर, आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर क्या? हाँ, तो नहीं, मैंने सोचा मैं एक तरफा बोलता चला जा रहा हूँ। तो हम अगर इसको, जैसा कि गंगवार साहब जो मुझसे कहलाना चाह रहे हैं, एक तो एफपीओ देखिए, एफपीओ एक बहुत बड़ा मंच है जहां से खरीदार और पैदा करने वाला दोनों जो है लाभान्वित हो सकते हैं। आज हो क्या रहा है, किसान पैदा तो कर ले रहा है, पैदा कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो दाम कोई और तय करता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 72% आबादी होने के बाद भी पैदा हम कर रहे हैं, किसान कर रहा है, और उसका मूल्य कहीं और तय किया जा रहा है। और सबसे पहले अगर हम एफपीओ की बात करें, आप जैसे ही आप इसका गठन करते हैं, तकनीकी जानकारी आप अगर वो चाहिए कि कैसे बनता है, क्या होता है, चूंकि बहुत सारी चर्चा हो चुकी है तो उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी में अगर आप उसमें जानना चाहेंगे तो हम बिल्कुल बताएंगे आपको। आरओसी रजिस्ट्रेशन से लेकर आरओसी कंप्लायंस तक कुछ भी जानकारी चाहिए तो एफपीओ में पहले क्या, किसान को पहले क्या चाहिए? जुताई के लिए तो भारत सरकार सुविधा दे रही है। बीज, खाद, कीटनाशक, अगर आप वास्तव में एफपीओ चला रहे हैं, मैंने जो अनुभव किया, मैं 4 साल तो देखता रहा, लगभग 307 एफपीओ को हम लोग गाइड कर रहे हैं। अभी बीच में फोन आ गया था तो मैं उसमें हट गया। अभी 14 कंपनियां हैं जो अभी बायर के कंट्री हेड से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई तमाम सारी चीजें हैं कि जिनके लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है और जो एफपीओ कर सकता है। जैसे एक आध उदाहरण बता दें आपको, जैसे आप बोरे की जरूरत होती है सीजन में, आपको जितने भी फावड़ा, कुदाल, ये यंत्र की जरूरत होती है। हेलो? हाँ, बना के रखो। मैं, हाँ, बना लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, हेलो क्या हुआ? जी, आवाज जा रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। जी 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 जी, जी। शुरू रखें। तो अभी जैसे हमने रिसेंट में क्या किया, कल हम लोग एक मीटिंग करेंगे जिसमें 12-14 कंपनियां हैं, जिसमें बायर है और टाटा है और टीसीएस है। ये लोग 11 बजे हमारे साथ 11 से 1 तक मीटिंग करेंगे। अब इसमें क्या है कि हम लोगों ने लगभग 307 एफपीओ अभी तक प्रमोट किए हैं। और शुरुआत हम लोगों ने 2016 में नाबार्ड के थ्रू किया था, नाबार्ड के एफपीओ के थ्रू किया था। लेकिन मैं देख रहा, मैंने जो अनुभव किया कि लोग एफपीओ नहीं पीओ बना रहे हैं। जो मैं एकदम बेबाकी के साथ कहूंगा, जो पहले स्वयं सहायता समूह की दशा थी, उसी दिशा में कहीं ना कहीं हमारा एफपीओ भी जा रहा है। लोग ये भूल जाते हैं कि किसी भी कंपनी में आप शेयर होल्डर की तरह, प्रमोटर की तरह तो लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आप व्यक्तिगत केवल उसको चलाएं तो कभी सफल नहीं हो सकते। तो जितने भी मैं अभी एक और अध्ययन इस पे करने जा रहा हूँ, 90% एफपीओ ऐसे हैं जिसमें 1 या 2 लोग उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं।
बाकी किसान को कुछ पता ही नहीं है। 17 से 23 कंप्लायंस होते हैं, मिनिमम 17 कंप्लायंस होते हैं। वो बेचारा किसान अगर थोड़ा सा जागरूक नहीं होगा तो सीधी सी बात है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी जानकारी चाहते थे तो एनसीडीसी के डायरेक्टर महोदय फोन किए कि एफपीओ क्या इनकम टैक्स रिबेट है? और आप सभी को मालूम है कि अगर एक दिन आपका जीएसटी लेट हो गया, जीएसटी ले रखा है आपने, तो नोटिस आपकी आ जाएगी। तो एक तो आधी अधूरी जानकारी, मेरा ये जरूर एफपीओ बनाने जितने भी लोग हैं उनसे ये आग्रह जरूर होगा कि आप भैया पूरी जानकारी रखिए। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो फायदे की बजाय आप नुकसान में चले जाएंगे। एक सबसे पहली चीज जो होती है कि जैसे हमने डिसाइड किया कि नहीं हमें मिर्च के ऊपर काम करना है, आम के ऊपर काम करना है, या अभी आजमगढ़ में हम लोगों ने डेयरी के ऊपर बनाया, तो हमारा पूरा फोकस डेयरी के ऊपर है। उनको ले जाके जैसे बीएचयू में और जगह पे कि कैसे हम, और एक चीज केवल मेरा मानना है कि एक काम अगर हम कर लें, वैल्यू एडिशन कर लें। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप गेहूं के क्षेत्र, गेहूं धान ही हो रहा है आपके यहाँ, गेहूं धान के ऊपर आपने एफपीओ बनाया है, तो मेरा आग्रह भी होगा और ये सलाह भी होगी कि आप उसमें वैल्यू एडिशन में आइए। गेहूं कर रहे हैं तो उस वैरायटी का करिए कि जिसकी दलिया बन जाए या अन्य सामान बन जाए। धान कर रहे हैं तो धान में भी जैसे हम लोगों ने सिद्धार्थनगर में अभी 25 एफपीओ हम लोगों ने बनाया है, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बरेली, बदायूं, रीवा, शहडोल में, तो सब अलग अलग कम्युनिटी में। रीवा में हम लोग रागी पे काम कर रहे हैं तो सिद्धार्थनगर में काला नमक पे। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमें कहाँ लेके जाना है, और पिछले 6 महीने से हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद गंगवार साहब को कि आज इस पे ले आए। तो मेरे 2-3 बातें और मैं कह के, मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि एक तो एफपीओ बनाने के पहले आपको कम्युनिटी, क्या कम्युनिटी पे आप काम करना चाहते हैं, आप अनाज पे, दाल पे, सब्जी पे, फल पे, किस चीज पे काम करना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको ये मन में बैठा लेना चाहिए कि 5 डायरेक्टर 5 मेंबर को लेके बन रहा है तो केवल एफपीओ इतने से नहीं चलने वाली। अगर आपकी सदस्यता नहीं बढ़ी तो निश्चित तौर पे आपका एफपीओ सफल नहीं होगा। तीसरी बात कि आप जो कंप्लायंस हैं इन पे जरूर ध्यान दें। अगर आप कंप्लायंस पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर आगे जाके आपके लिए समस्या होगी। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन जरूर करिए। अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो निश्चित तौर पे, वैल्यू एडिशन का मतलब सीधा सा है कि आप गेहूं कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप उसका आटा बना सकते हैं या दलिया बना सकते हैं या कोई स्पेशल वैरायटी सीधे, जैसे आजकल काला गेहूं चल रहा है, इसी तरीके से अलग अलग चीजों पे। एक छोटा सा उदाहरण से मैं बात खत्म करूंगा। जैसे हमने डेयरी के ऊपर काम किया तो हमने अध्ययन किया कि भाई 5% से ज्यादा हम फैट पचा नहीं पाते हैं, और गाय के दूध में 7% और भैंस के दूध में करीब 12 से 13% तक मैक्सिमम फैट है। अब हम उसमें अगर उसी को, जैसे हमारे यहाँ से अयोध्या 90 किलोमीटर है, आजमगढ़ में जहाँ हम लोगों ने बनाया, तो सीधा सा हमारा ये है कि हम 5% फैट छोड़ के बाकी उसका खोआ और सीधे हम अयोध्या में संपर्क करके वहां पहुंचाएंगे। तो हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग वक्ता हैं तो मुझे अपनी बात यहीं पे रोकनी है। धन्यवाद। आप अपने अनुभव शेयर करिए। आज आप रखा गया है और थोड़ा समय बचेगा तो वही क्वेश्चन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। सही है। इसका व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, और फिर इसके लिए क्या क्या तैयारियां आपने की ही होगी, वो थोड़ा सा शेयर मुझे ना, थोड़ा आसानी होगी आपसे डिस्कशन करने। इस बुक में अभी तो मैं सारी जो इंफॉर्मेशन आई, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक एक करके। जेपी गंगवार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। प्लीज एक एक लोग अनम्यूट करना और अपने क्वेश्चन रखिए, अपने बात रखिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए कि कैसे आपको सही करना है, या कुछ पूछना है सर से तो पूछ सकते हैं। जेपी गंगवार सर प्लीज
इन लोगों को क्वेश्चन के आंसर दे देना। जैन सर, आज आप लोग जैन सर, मैं अखिलेश कुमार पीलीभीत से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर जी, मैंने सर जी अभी एपीओ पिछली मीटिंग में मैं आया था, तो मैंने सर बताया था सर जी, मैंने अभी एपीओ जून में एक बनाया है। और सर जी हमारा जो एपीओ बनाया गया है, ये सर जी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जो स्कीम चल रही है, उस कंपनी के थ्रू हमारा ये सेंटर बनवाया गया है, वो एक एपीओ बनवाया गया है। और सर जी इसमें ये जब हमने एपीओ को क्रिएट किया था, तो उसमें सर जी हमारे जो 10 मेंबर थे, 10 मेंबर हम लोग सर मतलब पुरुष थे। तो अभी सर से मेरी कल बात हुई सचिन सर से, तो सर बता रहे थे कि जैसे इसमें एक महिला का होना अति आवश्यक है। लेकिन मैंने सर उनको इस बात को बताया था, तो बोले कि नहीं आपका हो जाएगा। और सर जी वहां से सर अभी सर हम लोग सर कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है, जो हम लोग सर अपने काम को अग्रसित कर सके। सर इसमें सर सीएससी के चैनल पे सर किस तरीके से हमको सर काम करना है, कुछ सर जी अगर जानकारी हो सके तो बताएं सर। सर मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। गंगवार सर प्लीज आप बताइए अखिलेश जी का जो क्वेश्चन है। डीएस सिंह साहब जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे क्या उस बोर्ड ऑफ में फीमेल होना जरूरी या नहीं। हेलो जी सर। क्या छोड़ दिए? हेलो हाँ सर सुन रहा हूँ। अच्छा छोड़ दिए ना। सर आवाज डिस्टर्ब हो रही है। बोलिए, आवाज आ रही है। सेंटर के थ्रू बनवाया गया है। जी साहब। हेलो हेलो, जी सर। आवाज जा रही है मेरी? हाँ हाँ जी सर सर, आपकी आपकी आवाज आ आवाज रही आ है। रही है। हाँ, तो इसमें आप एक महिला भी रखिए और एक शेड्यूल कास्ट आपको रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी नाबार्ड के थ्रू या जितने भी बनाए हैं, उसमें एक जी शेड्यूल कास्ट और एक महिला रखा है। ठीक है, तो सर शेड्यूल कास्ट मतलब तो है लेकिन मिनिमम सर महिला नहीं है। है भैया, महिला शेड्यूल कास्ट में तो है सर, लेकिन महिला नहीं है। महिला भी रख लीजिए तो अच्छा अच्छा अच्छा। होगा। और मैं काम के बारे में बता दूं, हम लोगों का अपना जो एसोसिएशन है, आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और खाद बीज का लाइसेंस है आपके पास, तो आपको कभी भी 5 लाख तक का सीसीएल हम लोग एनबीएफसी से करा सकते हैं। ठीक है, आपको चाहिए तो नंबर ले लीजिएगा, और अभी हम लोग आगे मीटिंग करेंगे तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो जो काम करने की बात है ना, कि अगर कोई भी एफपीओ रजिस्टर्ड है और उसके पास खाद बीज का लाइसेंस है, तो कुछ एनबीएफसी हैं जो 5 लाख तक का सीसीएल दे सकती हैं। तो पहले आपका सवाल जो था कि वो जो है, तो एक शेड्यूल कास्ट और एक महिला होना चाहिए मेरी जानकारी के हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जैसे कि हम इसको सर अपडेट तो कर सकते हैं ना डायरेक्टर बोर्ड को? आप कभी भी इसको अपडेट कर सकते हैं, उनका डीएससी और डिन बनवा लीजिए, बनवा अच्छा करके अच्छा उसको कोई बीसीएस अपलोड कर देगा। अच्छा, चलिए ठीक है सर। आप डायरेक्टर बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि 5 डायरेक्टर हो, डायरेक्टर आप बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी सर, हेलो वीरेश सर बोलिए, आप आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। सर, वीरेश तोमर बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर बोलिए वीरेश सर, आवाज आ रही है आपकी। सर हमारे पास खाद बीज का लाइसेंस भी है और हम चाहते हैं कि 5 लाख तक की हमारी सीसीएल हो जाए, कैसे होगी? अभी हम लोग नंबर ले लीजिए, हम लोग इस पे जो है एक मीटिंग करेंगे कल जी एक के बाद, तो आप जो है उसके लिए संपर्क करिएगा। जी ठीक है, कुछ जी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरे करिए, जी और मैं अपनी टीम को का नंबर दे दूंगा, उनसे आप जी बात जी करके और करवा जी देंगे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू।
आप में से और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, आ रही है आवाज हेलो, आपकी। मैं विनय सर बोल रहा हूँ सर, हरदोई से। हाँ जी आवाज सर, आ रही बोलिए। है सर? हाँ सर, आ रही है, बोलिए। ये कह रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी सिंह साहब ने बताया कि एफपीओ तो टैक्स फ्री है या पेएबल है, तो इसका इसमें क्या है, एफपीओ से किसी प्रकार का टैक्स जाएगा या नहीं जाएगा? एफपीओ, हेलो हाँ, आपका जी प्रश्न सुन लिया मैंने। एफपीओ में आप जी सीधी सी बात है कि आप जीएसटी आपने ले रखा है, जी। जीएसटी आपने जीएसटी ले लिया है। रखा सर हमने, हमारे पास खाद बीज दवा इनका सबका लाइसेंस है। हाँ, तो जीएसटी तो आप हर महीने भरते ही होंगे। जी सर, जी सर। हाँ तो तब फिर आप तो अपने उसमें सवाल का जवाब खुद उसमें ही दे- टैक्स जी। नहीं, उसमें सर कंपोजिशन में होता है, एक 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 जो मंथली नहीं होता सर, उसमें नहीं जाता है। हाँ जब हम लोग हाँ हाँ। वो तिमाही वाला नहीं करते हैं, उसमें जो जाता है 1% जाता है, तो उसमें क्या है? नहीं देखिए, उसमें जो तिमाही वाले में। जी अब अभी अभी तक ऐसा कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है ना। जी। अच्छा अच्छा। अभी अभी तक कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं है। अच्छा अच्छा। जी, तो चूंकि अच्छा, बहुत और डिटेल में एक जाएंगे। ही आपने बताया कि जो है, जी, काला नमक की आपने बात की, तो उसमें काला नमक गेहूं के है, तो उसमें वैरायटी कौन सी सबसे अच्छी है? नहीं, काला नमक में 3-4 वैरायटी हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जी, जो बेस है सबसे जो अच्छी कौन सी वैरायटी है? नहीं नहीं, जी मैं बताऊं, हम लोग जो बेस है सिद्धार्थनगर में जो होता है, हम उसी उसी की बात करते हैं, ठीक है ना। बाकी आरसी चौधरी साहब ने अपनी जी वैरायटी निकाली है गोरखपुर से, ठीक है। लेकिन जी जी उसमें वो मैं उसमें बहुत ओपनली आपको नहीं बोल सकता। हम लोग फिलहाल पुरानी वैरायटी पे ही काम कर जी। रहे हैं, ठीक है। मैं उसमें किसी सर वैरायटी कौन सी वैरायटियां हैं, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, मैं वैरायटी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। आप पर्सनल नंबर लेके बात करिएगा, मैं बता दूंगा। अच्छा, चलिए ठीक ठीक है सर, आपको नंबर अपना दे दीजिए सर। हेलो। 9198 9198 919 जी 9198 6765 6765 84 जी 84 दयाशंकर सिंह। 9198 67 91 676584 98 91 98 67 जी। 65 84। ओके ओके। दयाशंकर सिंह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर जी नमस्कार, मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से बोल रहा हूँ। हाँ जी हमने सर। हमने मार्च में अपना एफपीओ बनाया है, और सर हमारे पास मेंबर भी हैं, 250-300 के लगभग अभी हमारे सदस्य बन चुके हैं। अगली आरओसी में वो सारे आ जाएंगे शेयर होल्डर जो हमारे हैं। लेकिन हमारे साथ एक दिक्कत आ रही है कि हमारे जो किसान हैं वो मल्टीपल क्रॉप्स के लोग हैं, अलग अलग। कुछ बागवानी है जो आम के बाग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो धान की खेती कर रहे हैं, कुछ ऐसे फार्मर में जो गन्ना उगा रहे हैं। तो अब मल्टीपल क्रॉप्स में हम काम करना चाहते हैं ताकि हमारे हर किसान को फायदा पहुंचे। तो उसके लिए हमें क्या आप सलाह देना चाहेंगे, या हम कैसे उसको कर सकते हैं? हेलो। हेलो, हेलो क्या मेरी दयाशंकर। आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। हेलो दयाशंकर सर। हाँ। जी जी, बताइए। हाँ, प्लीज सर, आप इनके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सर का। हाँ देखिए, मल्टी कमोडिटी पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे एक कमोडिटी को लेके काम करते हैं, और एक जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 300 लोग जुड़े हुए हैं, और आपको कोई जिंक या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीदना है ना। तो एक साथ जब परचेजिंग करेंगे तो आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, और आपको जो है उसमें रिबेट भी मिलेगा।
इसी तरीके से मार्केटिंग का भी है। मतलब जो देखा जाता है, हम लोग जो देखते हैं कि अगर एक कम्युनिटी पे काम करते हैं तो उसमें जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही हमारे एफपीओ को लाभ मिलेगा। बाकी तो आपको काम करने के लिए तो आप स्वतंत्र ही हैं। आपके एओए एमओए में वो पड़ा भी होगा। हमारी समझ से आजकल जितने भी सीएस बना रहे हैं तो एओए एमओए में सारी चीजें डाल देते हैं। जी सर, बिल्कुल डाला हुआ है, सभी चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो 5 लोग जो आप लोग अभी आपने बताया सर कि 5 लाख की एसएलसी जो आप बना रहे हैं सर, उसके लिए क्योंकि अभी हमारा अभी गवर्नमेंट ने हमें एक मंडी में जगह अलॉटमेंट के लिए आया है हमारे पास, तो वहाँ हमारी प्रक्रिया चल रही है और बीज और खाद के और पेस्टिसाइड का लाइसेंस भी पूरा हो जाने वाला है। अभी अगले वीक में आ जाएंगे लाइसेंस दोनों। तो जो क्योंकि सबसे पहली दिक्कत सर है फाइनेंस की। फाइनेंस हो जाएगा तो हम लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, वो सारे एफपीओ के साथ मैं यही पिछले 3 साल से मैं यही देख रहा था। मैं खुद भी बैंकों का चक्कर लगा के तो मुझे समझ में आया, तो फिर मैंने कुछ बैंक से, कुछ एनबीएफसी से संपर्क किया। और अभी जैसा कि मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ कि जैसे तमाम सारी कंपनियां हैं जो अपना सीएसआर भी कर रही हैं, और उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो तैयार हुए कि ठीक है, अगर जो दो इसमें हम लोगों ने 2-3 कैटेगरी बनाई है। एक तो जो काफी ग्रोथ कर चुके हैं, दूसरे ऐसे जो मीडियम है, तीसरे ऐसे जो बिल्कुल जीरो पे है ना। इन्हीं को लेकर के हम लोग कुछ काम करना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन तो एक बार हो गया ना, लेकिन बाकी कंप्लायंसेस जो है, मैं चाहूंगा कि अभी आपके पहले जिन्होंने सवाल किया था उनका मैं सेटिस्फाई नहीं था अपने जवाब से। मैं थोड़ा और विस्तार से अभी बताना चाहूंगा, अगर समय है तो। तो पहले इस बात को बताएं आपको कि जितने हमने उनसे बात की, और बात करने के बाद कल हमारी पहली मीटिंग हो रही है जिसमें टीचर्स वगैरह सारे लोग शामिल हो रहे हैं। तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, खाद बीज का लाइसेंस होना चाहिए, और वो सीसीएल करते हैं। सीसीएल का मतलब ये है कि जितनी जरूरत है आप उतना लीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, जो एनबीएफसी है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपने नंबर नोट कर लिया होगा। हम लोग एक मीटिंग इसीलिए मीटिंग करेंगे, तो हम आपको जोड़ते हैं उसमें, और 1 सप्ताह के अंदर ही। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर समय हो तो आपके पहले जो उन्होंने कंप्लायंस की बात की थी, क्योंकि मैं तो खेती बाड़ी आती है, मैं एक एक्सपर्ट है अपूर्व सिंह, स्पेशली इसी के जो कंप्लायंसेज है, इनका सवाल ये था, आपके पहले जिन्होंने सवाल किया था कि पीओ पे टैक्सेज के बारे में जानना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये काफी कंफ्यूजन होता है इसमें, तो थोड़ा इसको जल्दी से, क्योंकि समय काफी हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि एफपीओ के अंदर तो सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है जब भी हम जैसे गेहूं हमने बेचा तो वो एग्जेम्पशन के अंदर आ सकता है। उसमें भी कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है कि किसको बेच रहे हैं, बट जहां हमने उसको पैकेजिंग या आटे में या फसाई का लाइसेंस लेकर के उस तरीके से बेचा तो फिर वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। बट उसमें गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी आईटीआर फाइल करता है किसी एफपीओ का, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम शो करनी पड़ती है, बेसिस उसका शो करना पड़ता है, और ये प्रोसेस लेंदी हो जाता है। इस वजह से ज्यादातर क्या 100% सीएस यही करते हैं कि इसको नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड की तरह इसका आईटीआर फाइल कर देते हैं, क्योंकि वो उतना हेडेक नहीं लेना चाहते, क्योंकि प्रोसीजर उनका लंबा हो जाता है। एग्जाम्पशन तो है इसमें, बट वही है कि हर चीज का आपके पास एक डेटा या रसीद इस तरीके का प्रूफ अवेलेबल हो कि वो एग्रीकल्चर इनकम में जा रहा है। तो मुझे लगा ना कि मैं सही जवाब नहीं दे पाया था आपके पहले जिन्होंने सवाल किया था। तो एग्जाम्पशन तो है, लेकिन कोई भी सीएस वो दिमाग नहीं लगाना चाहता। वो प्राइवेट लिमिटेड की तरह आपका रिटर्न फाइल करके और सीधे सीधे जो है उसे क्लोज कर देता है। तो जो एग्जाम होना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। तो सीधी सी बात है, जब कोई रॉ मटेरियल हम बेचते हैं तो उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन जब उसे प्रोसेस करके बेचते हैं तो उस पर टैक्स जाते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, एक क्वेश्चन हमारा और ये है कि जैसे एफपीओ में है, उसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो रखने के लिए होता है कि ऐसे हम लोग सीओ को पैसा देते हैं या कुछ कैश बुक बैंक बुक बनवाते हैं, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो इसके लिए कोई एफपीओ के लिए जो कोई ट्रेनिंग की कुछ नहीं है कि, या नाबार्ड से या किसी के माध्यम से अगर एफपीओ के किसी मेंबर को ट्रेनिंग दे दी जाए
तो जो बाहर पैसा जाता है वो हमारा बच जाए, ऐसी कोई व्यवस्था है एफपीओ में? देखिए, नाबार्ड ने जो एफपीओ बनाया है उसके जी अंडर जो है एक नाबार्ड का ही सब्सिडरी है जिसे बर्ड कहते हैं, बैंकर इंस्टीट्यूट। जी जी उसके जी अंदर क्या है कि आपका जितने भी एफपीओ नाबार्ड के द्वारा बने हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो 5 डेज की भी होती है, 1 वीक की भी जी होती है और 3 डेज की भी होती है। उसके अंदर ये पूरा कुछ जी सिखाया जाता है कि अगर आपने एफपीओ बनाया है तो उसमें जो 8 तरीके के फाइनेंशियल रजिस्टर बनते हैं, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर बुक जी और जी आपका बीआरएस बुक, जी इस तरीके के जो 8 रजिस्टर बनते हैं उनको हाँ कैसे हाँ मेंटेन किया जाता है। तो बर्ड जी ये जी चीज कराता है, बट वो जो आपके नाबार्ड के रजिस्टर्ड एफपीओ है उन्हीं को होता है। इंडिविजुअल में हम लोग ये प्रोसेस लाने वाले हैं और नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली ले भी आएंगे कि जितना भी आपका फाइनेंशियल डेटा है, रिकॉर्ड है, उसको किस तरीके जी से मैनेज किया जाए। और जी इसमें जो है कोई जी ऐप अगर हम डेवलप कर सके, लाइक आपका जो सैप है या फिर हाना जी है या फिर आपका जी टैली है, इस तरीके का कोई ऐप डेवलप हो सके जो कि इजी टू वर्क हो, मतलब आसानी से यूज किया जा सके, जी तो उससे किसानों का भी फायदा हो जी सर जाएगा। जी। और फिर जो मैं पैसा जाता है वो हमारा बच सकता है। और हाँ, तो बताइए। हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि जो है कुछ जो कंपनियां हैं उनसे सीएसआर से हमने रिक्वेस्ट किया है अपने एसोसिएशन के माध्यम से कि भाई जी जैसे कुछ सीए मतलब एग्जांपल के तौर पे 32,500 रुपए तक ले लेते हैं, जबकि 15-16 हजार के ऊपर अगर स्टार्टिंग है तो नहीं होना चाहिए, एक बात। जी दूसरी, हम लोग अभी 6 वीक का पूरा प्रोग्राम चलाएंगे, है ना, जी वेबिनार चलाएंगे, उसमें एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे, जो जुड़ना चाहेंगे जो लोग, कि जी रजिस्ट्रेशन में जैसे किसी का सवाल आया कि वो रजिस्ट्रेशन में महिला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, इस तरीके से हर कंपोनेंट पे हम लोग बात करेंगे। वो फ्री ऑफ कास्ट होगा, उसमें कोई मतलब पैसा नहीं इन्वॉल्व होगा। उसके बाद जब आप काम शुरू जी सर जब आप काम शुरू करेंगे या आपको हमसे जब कुछ सुविधा मिलनी शुरू होगी, तो नॉमिनल फीस हम लोग 1,000 रुपए मेंबरशिप का चार्ज करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जी अगले 3 से 6 महीने तक, जब तक आपको ये नहीं लगने लगे कि नहीं हम सुविधा दे रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बनाया है और उस पर काम करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि जी ज्यादा हो रहा है। सर एफपीओ में फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड रखने की यही बहुत बड़ी समस्या होती है, कैसे क्या इसको मैनेज किया जाए। फिर आदमी जो है थोड़ा एक महीने ट्रांजेक्शन हुआ उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या किया जाए, तो ये अगर सुविधा हो जाए एफपीओ में तो बहुत अच्छा रहेगा कि इसको ट्रेनिंग मिल जाए। ये देखिए, हेलो ये तभी पॉसिबल है जी सर। जब, देखिए, किसान को आप अकाउंटेंट नहीं बना सकते। जी सर जी, नहीं उसमें सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सर, उसमें जी कुछ जी, लोग तो पढ़े लिखे होते हैं सर, उनको दे दीजिए ट्रेनिंग। मैं किसान की बात नहीं कर रहे हैं जी, मैं मैं बोर्ड की उसकी बात बात कर रहा नहीं हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं, मेरी पूरी बात सुनी। जो बीओडी है वो भी तो किसान ही है। किसान है लेकिन मेरा सर क्या उसमें कुछ पढ़े नहीं नहीं लिखे तो। मेरा कहने का मतलब इतना है कि देखिए, बीओडी को तो हम पूरी तरीके से ट्रेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब तक एक जी प्रोफेशनल आपके साथ नहीं वर्क करेगा, तब तक ये प्रॉब्लम्स जी आती रहेंगी। इसलिए सबसे पहले एफपीओ का टारगेट होना चाहिए कि वो जी अपना बिजनेस बढ़ाए, और जी उसमें एक भले 5,000 पे ही या 6,000 पे ही एक ऐसा आदमी रख ले जो हफ्ते हफ्ते में उनका सारा बिल, जी बाउचर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लियर करता चले। जी सर जी तो उससे एफपीओ को ज्यादा आसानी होगी। जी अब मेरी बात से जी। सहमत और होंगे? जी सर सहमत हैं। और सर एक ये जानकारी चाहते हैं, जैसे सर अभी सिंह साहब बता रहे थे कि जैसे आप लोग कंपनियों से मीटिंग किया करते हैं, तो एफपीओ में जैसे हम लोग डीलर से लेते हैं सामान, खाद के टाइम से खाद, तो डीलर मनमाने रेट पे देता है। तो अगर एफपीओ को ये कैसे मिल सकती है डीलरशिप कैसे, तो एफपीओ को डायरेक्ट माल मिल जाए तो आसानी से अपने जो उसके जो मेंबर हैं उनको दे सकता है वो। अगर आपने होलसेल का लाइसेंस लिया होगा, अगर जी खाद इनपुट में जाते हैं उसमें आपने होलसेल का लाइसेंस लिया होगा, तो कंपनियां आपको जी डीलर बना सकती हैं। कंपनियां जी इससे पहले डीलर एफपीओ को इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि उन्हें ये भरोसा नहीं था एफपीओ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। बट जी आज जी की डेट में चाहे चंबल हो चाहे दूसरी बड़ी कंपनियां बायर हाँ हो, हाँ वो एफपीओ वायर को डायरेक्ट डीलर बना रही हैं। बस उसके लिए जरूरत ये है कि आप रिटेल में उनको पहले कुछ करके दिखा दीजिए। मान तो लीजिए नहीं सर आपके हमारा पास, जैसे चल रहा है हमारे पास तो इफको है लाइसेंस, लेकिन इफको में होता क्या है, आउट सीजन तो उसमें माल मिल जाता है, लेकिन सीजन जब चलती है तो वो लोग पहले कहते हैं हम तो समितियों को टाइटल को देंगे, देंगे। IPTC को बाद में देंगे।
तो अगर हमको हमारे पास प्राइवेट की भी डीलरशिप हो तो हमको आसानी से मिल जाएगी और किसानों को हम सुविधा देंगे। जब किसान को सुविधा देंगे तभी किसान हमसे जुड़ेगा। जब उसको हम कुछ टाइम पे दे ही नहीं पाएंगे तो वो मेंबरशिप काहे हमसे लेगा वो। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर के बाद जो एफपीओ हमसे मतलब जुड़ेंगे, हम उन्हें बायर और चंबल से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनको उसकी डीलरशिप मिल सके। इसका एफपीओ में 1,000 लगभग मेंबर है, किसी में 500, किसी में 600 है। तो जब मेंबर ज्यादा होंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी तो हमसे और लोग जुड़ेंगे। जब उनको खाद की आवश्यकता इस समय है, हम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो कहेगा हम क्यों उनमें 500 रुपए 700 रुपए दे के जुड़े। क्योंकि किसानों 500 रुपए तो तुम्हें अपना गेहूं बेच के हिलाया है, 500 रुपए फिजिकल पैसा है नहीं। तो हमने तो उसको बताया कि आपको टाइम पे हम खाद देंगे, टाइम पे बीज देंगे, टाइम पे दवा देंगे और सस्ते रेट पे देंगे, अच्छी देंगे। जब हम उसको दे ही नहीं पा रहे हैं सर, तब तो हमसे टूट जाएगा और जो हमसे जुड़ना चाहेगा उसको भी नहीं वो जुड़ने देगा। देखिए, ये आप ही की नहीं है, तो हर एफपीओ में लगभग समस्या आ रही है। जिनके पास इफको का लाइसेंस है उनके लिए भी, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी ये समस्या सबके सामने आ रही है। और क्योंकि उसका कारण यह है कि बड़ी कंपनियां उनको डीलरशिप नहीं दे रही हैं। जी आज की कंपनियां हैं उनको कुछ फाइनेंशियल देख लें कि ये इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इतना का इनका टर्नओवर है, वो कुछ क्राइटेरिया रखें ना कि कल एफपीओ बना आज उसको डीलर बना दें। जो पुराने ये हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको तो डीलरशिप दे सकते हैं आसानी से। वो दे भी सकते हैं, देख लें, वो दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। बस उनका कहना ये है कि उनके और एफपीओ के बीच में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आ जाए जो उन दोनों लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग ला दे। अब जैसे मान लीजिए बायर या चंबल का कोई एरिया सेल्समैन आपके पास तो आएगा नहीं डीलर देने, वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोजेगा जिसके पास कई सारी एफपीओ, उनके थ्रू वो आए ताकि वो हमसे भी सिक्योरिटी ले सके और आपसे भी जो सिक्योरिटी होने चाहिए। इसके लिए मैं बताऊं, नेक्स्ट वीक में या फर्स्ट वीक में हम लोग एक मीटिंग रखते हैं थर्सडे फ्राइडे में, ठीक है। उसमें कम से कम 5-7 कंपनियों के साथ अगर आप चाहेंगे तो एक कोई डेट आप कल के बाद बात कर लीजिएगा। एक मीटिंग रखेंगे तो वो जैसे अभी कई सारी कंपनियां तो देने को तैयार हैं, लेकिन वो कुछ की शर्त ये है कि आप दूसरे को भी प्रमोट करिए, ठीक है ना। जैसे आप होलसेल का लीजिए और दूसरे एफपीओ को अगर कोई आपसे सुविधा लेना चाहे उसको भी प्रमोट करिए। तो अकेला चलो की राह पे हम काम नहीं करते। बाकी मैंने बताया आपको ना कि कल 14 लोगों के साथ, 14 बड़ी कंपनियों के साथ, जिसमें बायर है, टीसीएस है, इस तरीके इनके साथ मीटिंग है 11 बजे से 1 बजे तक। जैसा डिसाइड होता है, इवन जैसे छोटा सा एग्जांपल बताएं, जैसे उन्होंने कुछ कंपनी टाटा ने कहा भाई हमारा आप हसिया, खुरपा, फावड़ा से लेकर के और जो हमारे यंत्र हैं वो गांव में, आप जैसे आपका एफपीओ है, आप अपने मेंबरों को भी करा दीजिए ना, उनकी भी कुछ अर्निंग बढ़े। तो हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और देखिए कहाँ तक जा पाते हैं। अभी तो 6 महीने से केवल प्रयास ही चल रहा है और अपना धीरे धीरे करके रिजल्ट आना शुरू हुआ है। चलिए ठीक है। तो जो मीटिंग हो सवाल मेरा आपका से बस जिसका आपने जवाब दिया, जैसे आपने दयाशंकर सर ने एक बात बताया था, हेलो, दयाशंकर सर ने एक बार बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ इस तरह के भी सामान या टूल्स हैं या और कुछ चीजें हैं इस तरह की जो बिना लाइसेंस के भी हम लोग रख सकते हैं। 70 चीजें हैं, 70 भैया, 70 चीजें हैं। हाँ, आप सर वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप उस पर करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर अपना बता दीजिए एक बार। अभी मैंने आपको बताया 91 98 67 65 84। ओके सर, वो तो लिख लिया है। हाँ, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। अब जितने लोग जुड़ेंगे मैं सबको भेज दूंगा कि 70 चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ सर, वो चाहिए, है ना। तो हाँ, क्योंकि आप केवल खाद और बीज बेच के चाहेंगे इनकम करना तो नहीं हो सकता है ना। अब बहुत सारी चीजें, जैसे आप सीजन में आप टाटका बोरा उसको बेच लीजिए, है ना। और इस तरीके से जैसे कुछ कंपनियां, जैसे ब्रिटानिया है और कुछ कंपनियां इस तरीके से भी हैं जो परचेजिंग के लिए कर रही हैं। और शायद आप लोगों को जानकारी भी हो कि अब डायरेक्ट मंडी जो है आपको उप मंडी भी अलॉट कर रहा है और खरीद केंद्र भी कर रहा है। अभी हमारी मीटिंग हुई थी। हाँ, तो उसमें मुझे हुआ है सर, मंडी अलॉटमेंट हुआ है मुझे। हाँ, तो 70 चीजें ऐसी हैं जिनमें
सरकारी गेहूं खरीद कर चुके हैं सर, हमारे यहाँ सेंटर लगता है गवर्नमेंट की तरफ से एफपीओ के माध्यम से। भैया थोड़ा दूसरे लोगों को भी मौका मैं दिया जो जाए है ना, नहीं दियो। सर जयशंकर सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी बोलिए। जो आप वो भेजेंगे 70 की लिस्ट वो भेजेंगे व्हाट्सएप पे, आप जी प्रयास कीजिएगा उसके साथ उसका रेट भी भेज दें, ताकि वो, क्योंकि हम रेट से कंपैरिजन कर लें कि रेट किसान हमेशा ये चाहता है कि सस्ता जब उसको आपकी मिले। मीटिंग कराएंगे ना, जी जब आपकी मीटिंग कराएंगे तो उन्हीं कंपनियों के माध्यम से दिलवाएंगे। ठीक है सर, सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। सर मैं रामाधार कुशवाहा बोल रहा हूँ, कुशीनगर से, उत्तर प्रदेश से। जी जी बोलिए। सर हमारा एपीओ है एमएल यूरिएट बायो एनर्जी फार्मर जी प्रोड्यूसर कंपनी। जी जी जी। दयाशंकर सिंह जी, सर जी आपको आपकी बात सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वास्तव में जो एपीओ का क्लियर कंसेप्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ लोग भाई जो बात कर रहे हैं, ये एफपीओ है क्या, इसके विषय में अभी ये लोग अभी कहीं न कहीं से कुछ अधूरा जानकारी रख रहे हैं। तो कुशवाहा जी, इसके लिए तो मुझे कम से कम 2 घंटा समय चाहिए। हाँ समय चाहिए, और ये इन लोगों को जानकारी। जी आपकी आवाज वाली काफी इसके लिए समय। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था, आप हम लोगों के बड़े भाई हैं, हमारा एफपीओ का रजिस्ट्रेशन 2019 में हुआ जी। ये नाबार्ड जो है, नाबार्ड से सीजीएम साहब जुड़े हुए हैं। जी जी नाबार्ड है, लाइन पे है क्या? सीजीएम नाबार्ड के सर सीजीएम इस समय दूसरी मीटिंग में बिजी हैं। अच्छा बताइए बताइए बताइए, हम आपकी बात का जवाब देंगे, बोलिए। हाँ जी। एफपीओ के भाई हैं, जो हो सकता है कि नहीं जानकारी हो और हमको भी नहीं जानकारी है। तो ये जब एफपीओ रजिस्टर्ड होता है तो उस जी सर नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। आवाज चली जा रही है इनकी। हाँ सर, आ गया नेटवर्क सर। हाँ अब आप आ गई। एफपीओ के ऑफिस स्टेब्लिश करने के लिए और एफपीओ के जो सीईओ हैं, उनको सैलरी देने के लिए नाबार्ड जो है सपोर्ट करती है। क्या ऐसा किया है आपको? देखिए 11,47,000 रुपए टोटल, 11,44,000 रुपए नाबार्ड जो है, नाबार्ड एक एफपीओ पे देता है। जो जैसे कि हमारे लगभग 20 हैं, तो 11 लाख 47, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन का 40,000 है, और 2019 की बात है तो 11,44 ही था। तो उसमें 40,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन का था, और 75,000 रुपए ट्रेनिंग का एक्सपोजर का था, और इसमें 25 सीईओ ट्रेनिंग का था, और ऑफिस का रेंट भी उस समय था। आप उस समय था 2019 में था, 2016 सॉरी 2016 में। और इसके साथ जो है फर्स्ट ईयर में 4,20,000, इसी तरीके से 3 साल तक जो है इस उसका सीईओ की सैलरी का 15,000, 12,000, 10,000 इस तरीके से था। और उस समय हमारी समझ से एक असिस्टेंट तो 50,000 रुपए आपके जो है इन सब चीजों टोटल मिला करके 11, आपको चाहिए तो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, 11,44,000 का बजट नाबार्ड देता था। अब नाबार्ड ने, जिसने आपका बनाया, हमारी समझ से ओझा जी ने बनाया होगा, तो उनको जो है वो दिया, और उनके और नाबार्ड के बीच में क्या शर्त रही हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन हम लोग जितने भी कर रहे हैं, हमारे जितने भी एफपीओ हैं, उन लोगों में उनको हम जो सुविधा दे रहे हैं, अभी जैसे हमारा गोंडा में 2 सैंक्शन हुआ, तो उसमें यह है कि 15,000 सीईओ की सैलरी है। उसके बाद वो जो है, अब तो इन्होंने इसका भी खर्चा दे दिया है, ऑडिट का भी खर्चा दे दिया। अब 15,000 की जगह 13,500 इसका सीईओ का वो है। रजिस्ट्रेशन का 40,000 रुपए है। इस तरीके से 11,44,000 है कुशवाहा जी। जी आवाज कट गया सर। हेलो हाँ सर। हाँ आवाज नहीं जा रही है। हाँ आ गई सर। जी जी हाँ बस सर।
उसका बायोलॉजी बोर्ड नहीं बना है। हेलो जी हाँ हाँ बताएं सर। हाँ, मेरी बात पहुंच नहीं पाई थी। जी हाँ हाँ मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पाई थी। हाँ हाँ जी सर एक्चुअली वो नेटवर्क इशू होगा उनके सिस्टम पे। नहीं आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। अभी आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, जो नाबार्ड के द्वारा प्रायोजित हैं एफपीओ, उनको 11,44,000 नाबार्ड देता है। मैंने आपको बाइफर्केशन शायद बताया था। फिर और आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि किस किस मद में कितना कितना पैसा नाबार्ड देता है। सर जरा सा नंबर आप एक बार बोल दीजिए, हम उस समय नेटवर्क हमारे यहाँ पुअर था, हम आपका नंबर 9198। सर आप चैट में लिख दीजिए नंबर, सबके लिए कॉमन हो जाएगा, चैट में नीचे डाल दीजिए। 9198। आप चैट से सर देख लेना सभी लोग जिनको नंबर चाहिए आप लोगों को। सर लाइट का थोड़ा सा बहुत डिम है सर, लाइट का प्रॉब्लम है, मैं कुछ सहारे से नोट कर रहा हूँ, डाल दीजिए क्या करना है। जब तक आप लोगों में और किसी का क्वेश्चन हो आप लोग क्वेश्चन पूछिए सर, बाकी लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेयर कर दिया आपको नंबर 9867 आपको नंबर शेयर कर दिया उसने उस पे ग्रुप पे। सर हेलो जी बताइए। सर ये कहना चाह रहा था कि नाबार्ड ये कह रहा है जो हमने एफपीओ बनाए हैं उन्हीं को हम पैसा देंगे, जो अन्य एफपीओ बने हुए हैं उनको हम नहीं देंगे। जी सर अब चूंकि मेरा एफपीओ एग्रीकल्चर से बना हुआ है, जी एग्रीकल्चर कोई एफपीओ नहीं बना रहा भैया। सर एक लेटर आया मेरे पास, उन्होंने दिया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत एफपीओ बनने के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन का पैसा किसने दिया? पैसा नहीं मिला सर, कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिला है। तो देखिए ऐसा है ना कि नाबार्ड जो ये डिपार्टमेंट ऑफ कृषि विभाग जो है एफपीओ खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। आप रजिस्टर्ड करा के और कृषि विभाग में जाके सुविधाओं के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो आपने स्वयं बनाया है तो आपको केवल इतना है कि आप जब कृषि विभाग में पंजीकृत हो जाएंगे तो आपको जो है फार्मर्सनी बैंक के तहत 12 लाख रुपए और जो गोडाउन के लिए और इसी तरीके से 7.5 लाख की ये तेल और दाल की जो यूनिट 50% है। आपके जब 700 मेंबर हो जाएंगे, 3 साल पुराना हो जाएगा, लैंड उसके नाम से होगी तो 60 लाख रुपए की क्रॉसिंग होगी। लेकिन कृषि विभाग जो है नाबार्ड की तरह सुविधा नहीं दे रहा है। जी जी तो सर हमको ये पैसा नहीं मिल सकता? नहीं, आपको जो मैंने इसको पहले जो बताया नाबार्ड के वो आपको नहीं जी, वो जो नाबार्ड अपने रजिस्टर्ड कराता है अभी तो उससे भी अलग हो गया। पूरे देश में 26 हेलो मेरी आवाज जा रही है? जी आपकी आ रही है। अभी पूरे देश में 26 सीबीबीओ का चयन किया गया है जी। तो उनके अब जो एफपीओ 10,000 रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनके माध्यम से हो रहे हैं और नाबार्ड के डीडीएम्स को जो 50 डीडीएम हैं उनको 2 एफपीओ रजिस्टर्ड कराने का 2 एफपीओ सैंक्शन करने का पावर है, जिसमें एक डेयरी के ऊपर और एक फिशरी के ऊपर। जी जी सर जो मेरा मतलब ये है जो हमारा एफपीओ बन चुका है तो इसको कोई फाइनेंशियल ये पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? फाइनेंशियल पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। आपको फार्म मशीनरी बैंक के तहत जो है वो कृषि विभाग से 12 लाख रुपए, ठीक है, और क्रेडिट गारंटी फंड आपको मिल सकता है। जब आप लोन लेंगे तो उसपे कृषि विभाग से 3% की सुविधा इंटरेस्ट में मिल सकती है। बाकी आपके जब मेंबरशिप बढ़ेगी, आपका एफपीओ पुराना होगा तो 60 लाख रुपए की प्रोसेसिंग यूनिट मिल सकती है। आपको 7.5 लाख रुपए जो है ये इसमें वो भी वो निकलता है, उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे दाल मिल है, आटा मिल है, इन सब चीजों पर जिसमें 50% सब्सिडी होती है। लेकिन जो मैंने नाबार्ड के लिए इसके हिसाब से सुविधा बताई वो आपको नहीं मिल सकती। अच्छा सर जैसे भारत सरकार ने कहा था कि यह जो पुराने एफपीओ बने हुए हैं तो उनको भी हम देंगे ये पैसा, मगर अब पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। वो जो भारत सरकार वो जो आप बात कर रहे हैं वो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बात हुई थी।
हमने आप हम तो जो सनी थोड़ा आए थे यहाँ पे। जी कौन सा? हेलो। जी जी बताएं। हाँ सर, कुशवाहा बायोएनर्जी कुशीनगर से बोल रहे हैं सर। हेलो। बोलिए बोलिए कुशवाहा जी। नमस्कार सर। बोलिए बोलिए आगे बोलिए। नमस्कार। नरेगा से जो काम हम लोग करा रहे हैं, नरेगा से तहत हम लोग को काम जो बताया गया था सर, कैसे होगा? कुशवाहा जी, अगर इस पे मैं आपको बोलूं तो इस पे आप ओझा जी से थोड़ा सलाह लीजिए, तो ज्यादा सही ढंग से बता पाएंगे, क्योंकि बायो एनर्जी की उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है सर। पशुपालन वाला, जैसे पशुपालन भी कुछ किसानों को खुलवाना है, मछली पालन खुलवाना है, ये कैसे होगा सर? आप हर जिले में इस समय तो मछली पालन वाले ये लोग भी ढूंढ रहे हैं, पशुपालन वाले भी ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि आपको अगर नाबार्ड से या अन्य डिपार्टमेंट से कोई सुविधा लें तो एक होता है ना बैंक एंडेड गारंटी, आपको सबसे पहले जो आपका क्षेत्रीय बैंक है उससे बात करनी पड़ेगी कि भैया हमारा लोन होगा, और उसके बाद जैसे नाबार्ड से अगर कोई सुविधा लेना चाहते हैं तो वहाँ जिला विकास प्रबंधक उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन वो तभी आपको सहयोग कर पाएंगे जब आपको वो हो चाहे केबीआईसी हो, है ना, वो तभी सहयोग कर पाएंगे जब आपका बैंक तैयार हो। तो सबसे पहले तो ये है कि आप बैंक से अपना रिलेशन। लखनऊ का समृद्धि बैंक जो है वो तो एफपीओ को लोन दे रही है। समृद्धि नहीं, समुन्नति की बात कर रहे हैं। 25 लाख रुपया दे रही है। समुन्नति की बात कर रहे हैं ना, समुन्नति की बात कर रहे हैं ना। जी जी। समुन्नति का रेट है 12 से 14%। ठीक है, और वो जो 5 आपको जब लोन देंगे तो 5 जो डायरेक्टर हैं, 5 डायरेक्टर की पूरी केवाईसी लगेगी, उनके 4 उनके 2 चेक, और जो आपकी एफपीओ है उसके चेक 5 चेक, उसके जो है उनका जो पैरामीटर है ना, क्योंकि वो भी हमारे पैनल में है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और खाद बीज का लाइसेंस आपका होना चाहिए, खाद बीज का लाइसेंस होना चाहिए। और वो आपको लोन नहीं देते हैं, वो सीसीएल देते हैं जी। ठीक है ना, सीसीएल देते हैं, वो इतना हाई है कि आपको 12 से 14% लगभग पड़ता है जाकर के। और एक हिडन चीज जो छुपी हुई चीज है, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका व्यवसाय बढ़ गया, मान लीजिए आप जो है 1 करोड़ रुपए का व्यवसाय कोई करने लगे और आपने दयाल से जिंक खरीदी जी, तो ये क्या करेंगे, ये वहां से भी अपना परसेंटेज फिक्स करेंगे। इस पे भी मैंने काफी रिसर्च किया। आपसे तो ये 14% ले ही रहे हैं, और प्लस जैसे आपका बिजनेस बढ़ा ना, तो जहां से आप मटेरियल ले रहे हैं वहां से भी अपना वो लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं जी। ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए पहले आप नेशनलाइज्ड बैंक पे जाइए, है ना। आपके यहाँ जो लीड बैंक है उससे बात करिए, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ जैसे लखनऊ बाराबंकी में लीड बैंक है, वो लोग लगातार संपर्क में है कि सर ले लीजिए कुछ। ठीक है, तो आपको जो भी जैसे सेंट्रल बैंक खाता 2 करोड़ की टर्नओवर है, लेकिन बैंक देहात में बैंक है हमारी, सिटी से 27 किलोमीटर दूर है जो हमारा ऑफिस है, और जहाँ हम काम करते हैं केले पे काम कर रहे हैं। 2 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आगे अभी आपको नेक्स्ट वीक में हम लोग एक करेंगे, तो 1-2 बैंकर्स भी होंगे उसमें, नेशनलाइज्ड बैंक भी जो होंगे वो भी होंगे। जैसे 1-2 बैंकों से हमारी बात हुई है, तो उनके जो हेड हैं, है ना, बेंगलोर में बैठते हैं, वो लोग भी रहेंगे। तो हम अपनी तरफ से जो सहयोग कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप समुन्नति से करेंगे, उनका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है जी। और सर एक बार है सर, ये कट गया नहीं, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। वो कह रहे हैं सर, किसानों की ये जो फसल लगी है इस समय कुशीनगर में सर बाढ़ इतना आ गया, सब गन्ना से लेके केला से लेके सब किसान
का फसल नुकसान हो गया है, इसके लिए हम लोग किसानों को क्या कहें, क्या इसे उपलब्धि कैसे? इसके लिए पहले तो आप जनपद में जो आपके अधिकारी है ना, जैसे केला है तो फिर जिला उद्यान अधिकारी और इनसे डिप्टी डायरेक्टर, इनसे थोड़ा संपर्क करें, ठीक है। और बाकी अगर बीमा वगैरह है तो उस पर कुछ प्रयास किया जा सकता है। जी सर, देखिए सर, जितने हुए हैं किसानों को उसमें लोग बीमा पैसा काटते हैं और फसल दबा जा रही है तो मुकर जा रहे हैं लोग, कर्जा भी नहीं माफ कर रहे हैं, कर्जा खत्म कर रहे हैं और किसान बहुत तबाह है सर। देखिए इस बात को हम थोड़ा अगर आप देखिए तो हम बात करेंगे तो अलग फोरम पे करेंगे। मुझे लगता है गंगवार साहब की ज्यादा मीटिंग था, हम वहाँ बोले थे तो जो पूरे मंडल के स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक के जो अधिकारी थे गुस्सा आ गए थे। डीएम साहब आधा घंटा खड़ा। रमेश जी मैं सुनिए रमेश जी जी सर नमस्कार। सीजीएल की जो दयाशंकर भैया है, नमस्ते, दयाशंकर भैया ये भी एक एफपीओ से ही है और ये बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। यहाँ पर कोई विभागीय अधिकारी नहीं है और यहाँ पर एक दूसरे से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आपका जो समस्या है वो समस्या मालूम रहेगा तो सभी लोग उठाएंगे तभी तो सुनवाई होगा सर। जितने एपीओ है सबको जानकारी होगा कि भाई हम केसीसी का पैसा से ये लोग काट रहे हैं और ये लोग जब फसल दे जा रहा है ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। तो बताइए सब एपीओ में जब बात उठाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, तो उससे तब सुनवाई होगी ना। बात सभी एपीओ के डायरेक्टर लोग हैं ना इस ग्रुप में। हाँ नहीं ये बात सही है। हम लोग डीएम साहब या कमिश्नर साहब यहाँ बैठते हैं तो सब लोग कहेंगे साहब जब ये लोग केसीसी में पैसा बीमा का काट रहे हैं तो बीमा का जब पैसा ये लोग काट रहे हैं तो फसल तो आ जा रहा है तो इसको पैसा कम से कम किसान को वापस कैसे कर्जा तो माफ होनी चाहिए जो किसान का पैसा काट। सुने उसका फोरम अलग है रमेश जी, केवल एपीओ से संबंधित क्वेरी हो तो इस फोरम में जो है हम लोग इस फोरम में हम लोग के बड़े भाई हैं, कैसे क्या था इसकी जानकारी कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। हम लोग कैसे करें इसकी जानकारी हम लोग करें, ये लोग बड़े भाई हैं और अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है सर। रजिस्टर्ड हो गए हम लोग इनके मॉडल गांव में, रजिस्टर्ड तो हुए हैं हम लोग भाई, तभी तो मॉडल गांव हम लोगों को जोड़ रहे हैं। हम लोग तो भाई मॉडल गांव को काफी धन्यवाद देंगे कि मॉडल गांव और आगे बढ़े और हम लोग को मार्गदर्शित करे। जी ठीक है सर। बाकी किसी और भाई का अगर किसी का सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद मीटिंग हम लोग प्लीज जिसको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 5 मिनट का टाइम है, फिर उसके बाद मीटिंग समाप्त करते हैं हम लोग। मीटिंग थी मॉडल गांव की वजह ओर से थी कि किसी ओर से था? क्या सर? जो मीटिंग थी मॉडल गांव की ओर से था कि? एक्चुअली सर हम लोग एफपीओ के माध्यम से हम लोग ये चाह रहे हैं कि गांव के लोग आत्मनिर्भर बन सके, जिस कारण हम लोग एफपीओ की कम्युनिकेशन एक गांव के किसानों से भी करवा रहे हैं। लोग इसमें और भी कनेक्ट हो रहे हैं और आप लोगों का भी ये प्लेटफॉर्म मिल सके, आपस में बात करने का, कुछ सीखने को, एक दूसरे से जानकारी मिल सके। जो एफपीओ अच्छी तरीके से कर रही है अपना एक्सपीरियंस साझा करें एक दूसरे के साथ में, ताकि दूसरे को कुछ फायदा हो सके। बस इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने मॉडल गांव की तरफ से सर मॉडल गांव बना है तो मॉडल गांव के लिए बजट आएगा तभी तो गांव में काम कराया जाएगा सर। बजट की बात करें तो 75 साल से हर बार हमारी गवर्नमेंट बजट दे रही है स्टार्ट में ही। ये बोली लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि उस बजट को कैसे यूज करें। कई बार क्या होता है फंड तक वापस चला जाता है, गांव का प्रधान उसको निकाल नहीं पाता है सर। उसको जानकारी होनी चाहिए ना आपको कहाँ जाना है। प्रियंत सर हाँ, एक निवेदन करेंगे कि जो आपका 25 बिंदु है इस बिंदु को हम लोगों के व्हाट्सएप पर आप साझा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, साझा कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग चीजों को समझें, गांव के विकास का मुद्दा लोग पहचाने वाकई में
हम लोग 3-4 मुद्दों की बात करके सर एक्चुअली में रुक जाते हैं, लेकिन उसके आगे हमारे क्या मुद्दे हैं, 25 मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में, हर एक मुद्दे पर अगर काम होगा और तभी मॉडल हमारा गांव गाँव एक मॉडल गाँव बनेगा। हम लोग मॉडल गांव को और सशक्त बना सके, ये आपके पॉइंट बहुत अच्छे आपने जो नोट किया है। सर हम आपको एक काम करना, हमारे व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज कर देना, आपको जिस नंबर से मैंने लिंक भेजी थी, आप लोग जिसको भी जरूरत हो, मैं अपना मैनिफेस्टो शेयर कर दूंगा। आप लोग ऑनलाइन सर गूगल पे जाके मॉडल गांव की साइट पे जाके वहां से खुद से बनाइए और अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी देखें उसको, लोग अवेयर हो सके, अपनी जानकारी ले सके, उनको पता हो सके एक्चुअली में मुद्दे क्या है, विकास है क्या। और बाकी किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, बाकी हम लोग हर सैटरडे को मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे, अबकी बार दूसरे सर आएंगे, कोई आते रहेंगे, आप लोग उनसे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, चीजें पूछ सकते हैं, और जो अच्छी एफपीओ चल रही है वो लोग अपने एक्सपीरियंस आगे शेयर करते रहेंगे। हर सैटरडे को आप लोग कोशिश करिए कि मीटिंग ज्वाइन करिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद, हम आपसे विदा लेते हैं और आप लोग बढ़िया से अपना काम करिए, लोगों को रोजगार दीजिए। ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद शंकर सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।